इधर देखो, आज हम लोग को पढ़ना है हीट। तो हीट क्या है? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म। तो पहली लाइन लिखेंगे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये देखो, एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है कि नहीं? इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी के तो कई सारे फॉर्म हैं। तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन देखो, जब किसी वस्तु को हीट दे दोगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट आप देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट अगर कोई हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बोलो। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर हीट को लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। तो ये हीट की प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी बॉडी को अगर हीट हम सप्लाई करें किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा। क्या करेगा? राइज करेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट को लॉस करे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? फॉल करेगा। क्या करेगा? फॉल कर जाएगा। ठीक। हीट इज responsible for किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीट। तो हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब ये बात आती है कि व्हाट इज टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे मास। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बैलेंस के द्वारा मेजर कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, कितना है मास, है कि नहीं? तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसके द्वारा मेजर करेंगे? थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? थर्मामीटर का। अब देखो, ये थर्मामीटर जो हम लोग यूज में लेते हैं, ये मेनली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से थर्मामीटर हैं? ये चौक अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर उगी नहीं रहा ठीक से। दूसरा चौक दे दीजिए। नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। थर्मामीटर। थर्मामीटर देखो, एक तो हमारे पास है सेल्सियस थर्मामीटर। कैसा है? एक होता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर और एक होता है केल्विन थर्मामीटर
और एक र्यूमर थर्मामीटर भी होता है, लेकिन उसको जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है वो मेनली 3 तरह के थर्मामीटर ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब ये थर्मामीटर देखो बनाते कैसे हैं और थर्मामीटर को फिर कैसे हम लोग यूज़ में लेते हैं, और ये अलग अलग तरह के थर्मामीटर क्यों हैं, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, देखो थर्मामीटर कैसे बनाते हैं। थर्मामीटर कैसे बनाते हैं? थर्मामीटर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करिए, एक ऐसे आप बीकर लीजिए। क्या लेना पड़ेगा? बीकर में आप वाटर फिल कर लीजिए और इसमें आप आइस के टुकड़े डाल दीजिए। आइस माने बर्फ, आइस के टुकड़े, आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए इसके अंदर। आफ्टर सम टाइम some ice will melt and the temperature of this water is falling down and this mixture is extremely cold. ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ़ी ठंडा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप ऐसे ट्यूब लीजिए, एक ऐसी कांच की नली, ग्लास का ऐसा आपको ट्यूब लेना पड़ता है। कांच या ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसमें आपको मरकरी फिल करना होता है। मरकरी फिल करना होता है। मरकरी का सिंबल होता है Hg। क्या सिंबल होता है? Hg। H कैपिटल से लिखते हैं और G स्मॉल से लिखते हैं। Hg मरकरी का सिंबल है और ये अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। देखो दो चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो कौन सा मेटल है वो? मरकरी। और रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका आंसर है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। तो लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट लिक्विड मेटल कौन है? Hg। एंड सेकेंड लिक्विड नॉन मेटल दिस इज ब्रोमीन। सिंबल इज Br2। लिक्विड मेटल एंड दिस वन इज लिक्विड नॉन मेटल। तो थर्मामीटर बनाने के लिए हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? लिक्विड मेटल। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको आप ठंडा करें तो इसका वॉल्यूम सिग्निफिकेंट अमाउंट में घट जाता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट का मतलब अच्छा खासा। क्या होता है? काफ़ी, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। और अगर आप इसको हीट सप्लाई करें, इसको आप इसका टेम्परेचर लगे अगर आप बढ़ाइए तो इसका वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ता है। ये मरकरी की प्रॉपर्टी है। अब देखो ये क्या है? ट्यूब है और नीचे ऐसे देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? बल्ब। क्या बोलते हैं? दिस इज बल्ब। ये ट्यूब का बल्ब है। अब इस बल्ब को इस मिक्सचर में आपको डुबाना होता है ऐसे। इसको आप ऐसे डुबा दीजिए। इस पूरे अपरेटस को किस में डुबाए हैं?
आइस और वाटर के मिक्सचर में डुबा दीजिए। डुबाने पर क्या होगा, अभी तक तो मरकरी का लेवल मान लो आपका यहाँ तक था, जैसे ही आप डुबाएंगे ये ठंडा होना शुरू होगा मरकरी, इसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करके वॉल्यूम डिक्रीज करते 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 आकर के रुक जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये रुक गया वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे मरकरी का लेवल आकर के रुक गया, ठीक। वहाँ पे आप ऐसे मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप एक और दूसरा बीकर लीजिए, इसमें आप वाटर को फिल कर दीजिए और वाटर फिल करने के बाद इस वाटर को आप हीट करिए विद द हेल्प ऑफ स्टोव। इसको आप हीट करिए, थोड़ी ही देर में ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस अपरेटस को निकाल के यहाँ से बॉइलिंग वाटर में रखिए, ये वाटर आपका बॉयल करेगा। इस बॉइलिंग वाटर में आप इसको उठा करके ऐसे रख दीजिए। यहाँ मरकरी भरा हुआ है, बॉइलिंग वाटर में जब आप इसको रखेंगे तो मरकरी का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा और एक सर्टेन हाइट पे आकर के मरकरी का लेवल बढ़ना बंद हो जाएगा। इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, हो गया। अब आपके पास इसमें आपको 2 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं, एक तो नीचे का पॉइंट है और एक ये नीचे का पॉइंट है और ये ऊपर का पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स। ये कौन सा पॉइंट है, आइस और वाटर के मिक्सचर का पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर का। यहाँ पे आप लिखिए 0 और यहाँ पे आप लिखिए 100 और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप 100 बराबर खाने में बांट दीजिए। कितने बराबर खाने में बांटना है, हाँ, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको 100 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। ये बच्चों आपका बन के तैयार हो गया है डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर। ये कौन सा थर्मामीटर है, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर, ठीक। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे मान लो एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, अब कोई हमसे कहे कि इस पानी का आप टेम्परेचर नापिए, तो टेम्परेचर नापने के लिए हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। इस थर्मामीटर को ले आएंगे और इस पानी में डुबाएंगे। कितना पोर्शन डुबाते हैं, बल्ब को डुबाते हैं। किसको डुबाते हैं, बल्ब। ये बल्ब को इस पानी के अंदर डुबा देंगे। डुबाने के बाद ये जो इसके अंदर का जो मरकरी है, मान लो यहाँ तक मरकरी इसमें भरा हुआ है, यहाँ तक मरकरी भरा हुआ है, ये है 0। इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे यहाँ तक आते आते 100 पर पहुँचोगे। तो यहाँ पे देखो मार्किंग बना होता है, यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मान लो 17 तक मरकरी है, 17 तक मरकरी है, तो हम बोलेंगे इस वाटर का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है। किसी को कोई डाउट? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर कैसे बनाते हैं? अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेल्सियस थर्मामीटर में
बर्फ और जल के मिश्रण का टेम्परेचर, आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, जब आप इस वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो प्रश्न उठता है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता क्या? बच्चों होता है, हर जगह नहीं होता। जैसे देखो हमारे अर्थ पे पानी है ना, समुद्र है कि नहीं? और आप यहाँ पे हैं, यहाँ तो पानी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? पानी समुद्र में ही क्यों भरा है, यहाँ क्यों नहीं भरा है पानी? इसलिए क्योंकि आप समुद्र से ऊंचाई पे हैं। आप समुद्र से कहाँ हैं? वहाँ ऊंची प्लेस पे आप हैं। जो अर्थ पे जो लैंड एरिया है, जितना भी आप कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऐसे कॉन्टिनेंट पढ़े होंगे आप, तो ये जो लैंड एरिया है ये समुद्र से ऊंचाई पे है, तभी तो समुद्र का पानी ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। बोलो। तो समुद्र से ऊंचाई पे हम लोग हैं। तो जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे बढ़ते चले जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अगर बहुत ऊंची पहाड़ पे चले जाएं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी उतनी ही ऑक्सीजन है जितना यहाँ पे है। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज, मेनली दो ही गैसेज हैं। CO2 तो 0.03% है, उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैसों का मिश्रण है ये हमारा एटमॉस्फेयर। और भी गैसें हैं, मेनली हम दो गैसों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीचे जाओगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा, ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम। जैसे पानी में अगर चीनी घोल दो तो पानी को ऊपर से 1 चम्मच निकाल के पियो, चाहे नीचे से 1 चम्मच निकाल के पियो, मीठा उतना ही लगेगा। ठीक है? वैसे ही ये जो दोनों गैसें आपस में मिक्स हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीचे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी ऊपर कम मिलेगी, परसेंटेज एक समान मिलेगा आपको। ऊपर प्रेशर कम होता है। अगर आप हाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे गैस का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, जिसके वजह से सांस लोगे तो जितनी हवा अंदर जानी चाहिए उतनी मात्रा में फिर हवा तुम्हारे लंग्स के अंदर इंटर नहीं करती है, इसलिए तुमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आ रही है? वहाँ भी उतनी ही ऑक्सीजन है, उतनी ही नाइट्रोजन है, केवल प्रेशर का डिफरेंस है। वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे चलते चले जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो बताओ हम लोग समुद्र का जो वाटर लेवल है उस लेवल पे हैं या उससे ऊंचाई पे हैं? तो निश्चित रूप से आप समुद्र से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। अगर आप समुद्र के लेवल पे चले जाएं, सी लेवल पे, तो वहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बॉयल करते समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तब ये जाकर के बॉयल करना शुरू करेगा। कौन से टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक बात वहाँ जरूर जोड़ते हैं, क्या? एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है?
तो इस प्रकार से देखो ये आपका सेल्सियस थर्मामीटर बनके तैयार है। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर अगर आपको बनाना है तो सेम यही प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ता है। सेम यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। पहले क्या करोगे, एक ऐसे ट्यूब लेंगे, ट्यूब में क्या फिल करोगे, फिर मरकरी को कहाँ रखोगे, इन द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। फिर जिस लेवल तक मरकरी होगा उसको मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे और उसमें इस अपरेटस को उठा के रखेंगे तो मरकरी का लेवल राइज करेगा और जिस लेवल तक मरकरी राइज करके पहुंचेगा उसको भी क्या कर लेंगे। अब आपके पास ऐसा आ गया, मरकरी, इसको क्या बोलते हैं, बल्ब। एक मार्किंग यहां मिला, एक मार्किंग आपको यहां पे मिला। यदि आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बनाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना होता है 32 और यहाँ पे लिखा रहता है 212 212 और यहाँ पे 32। तो अगर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के हिसाब से देखें तो आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पे 180 बराबर खानों में बांट देते हैं। 180 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 180 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बन करके बिल्कुल तैयार है। ठीक है बच्चों, केल्विन थर्मामीटर बनाने के लिए, केल्विन थर्मामीटर अगर आपको बनाना है सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले कहाँ रखेंगे, आइस और वाटर के, और इसको मार्क कर लेंगे। फिर कहाँ रखोगे, और फिर इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 273 और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 373, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगर केल्विन थर्मामीटर अगर हम यूज करें तो केल्विन थर्मामीटर के अनुसार आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, डिग्री केल्विन नहीं बोलते। देखो हमने डिग्री लिखा है क्या, केल्विन में सिर्फ केल्विन बोलते हैं। 273 केल्विन। और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन। और इसके बीच यह जो डिस्टेंस है इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 100। और ये केल्विन थर्मामीटर बनके तैयार है। ठीक, तो ये सेल्सियस थर्मामीटर है, ये फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है और ये केल्विन थर्मामीटर है। चलें आगे। अब देखो इन तीनों में रिलेशन क्या है। इन तीनों का रिलेशन, तीनों में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इसका नाम बताओ, सेल्सियस। नाम पहले क्या लिखे, माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस,
इक्वल टू नाम फ़ारेनहाइट माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इक्वल टू नाम माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस। इसको अब सुंदर ढंग से लिखो, C/100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। इसको 20 से इन तीनों में देखो डिवाइड करने जा रहे हैं, तो C डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो और फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल फार्मूले का यूज़ करेंगे। सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में पूछे तो फ़ारेनहाइट वाला आप हटा दीजिए। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं अभी। आइए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, कितना बोले थे 60, तो 60 ले लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। ये 60 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। देखो, तो फार्मूला हम लोग देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला यूज करेंगे। C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9, इसको यूज करेंगे। अब C का वैल्यू कितना है 60, 60/5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू F माइनस कितना आएगा 108। ये इसको इधर से इधर लाओ, प्लस 32, ये कितना हो गया 140। तो 60 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट।